हर विशाल इमारत का ना एक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब कंक्रीट और कांच से बनी कोई भी संरचना वो अपने उस अदृश्य गणितीय ढांचे पर टिकी होती है जो बाहर से कभी दिखता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में ना हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जीवन और व्यावसायिक सफलता का भी कोई ऐसा ही मतलब अदृश्य गणितीय ब्लूप्रिंट हो सकता है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमने जो स्रोत लिए हैं वो बहुत ही विस्तृत हैं। विशेष रूप से पवन ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा एकत्रित और प्रस्तुत की गई जानकारी जी, और साथ ही ज्योतिषाचार्य रवि रंजन भास्कर के जो शोध और निष्कर्ष हैं, हम उनका भी गहराई से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, मतलब हमारा लक्ष्य अंक विज्ञान या न्यूमरोलॉजी को किसी अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि एक तार्किक नजरिए से समझना है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहली बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है वो ये कि हम अंकों से सिर्फ घिरे हुए नहीं हैं, बल्कि हम अंकों से संचालित हो रहे हैं। देखिए, इस बात की गहराई को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले अंकों को सिर्फ एक गणना करने वाले टूल के रूप में देखना बंद करना होगा। मतलब सिर्फ गिनती के लिए नहीं? हाँ, सिर्फ गिनती नहीं। ये स्रोत बहुत स्पष्ट करते हैं कि अंक ब्रह्मांड की अमूल भाषा हैं। अगर चारों ओर देखा जाए तो हर चीज एक संख्या है। समय को ही ले लीजिए। समय कोई दार्शनिक विचार नहीं है। ये पूरी तरह से अंकों पर टिका हुआ एक ढांचा है। वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट और सेकंड। बिना अंकों के तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। और समय की इसी सटीकता को ना स्रोतों में बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाया गया है। तो एक उदाहरण दिया गया है, ट्रेन या फ्लाइट छूटने का। अरे हाँ, वो 1 सेकंड वाला उदाहरण। सही कहा। देखिए, महज 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड की देरी किसी बहुत बड़ी व्यावसायिक डील को रद्द कर सकती है, या कह सकते हैं कि जीवन की पूरी दिशा ही बदल सकती है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर हम एक नई एनालॉजी से सोचें तो ये बिल्कुल एक जीपीएस कोऑर्डिनेट की तरह लगता है। जीपीएस कोऑर्डिनेट? हाँ, कैसे? मतलब मान लीजिए नेविगेशन सिस्टम में कोई लोकेशन डाल रहे हैं और दशमलव के बाद का सिर्फ एक अंक बदल जाए तो मंजिल पूरी तरह बदल जाती है ना। अरे वाह, ये नेविगेशन वाली तुलना बहुत ही सटीक है ना? एक सही अंक सीधा लक्ष्य तक ले जाएगा और एक गलत अंक किसी अनजान रास्ते पे भटका देगा। बिल्कुल। और जिस तरह आधुनिक तकनीक की ये सटीकता गणित पर टिकी है, उसी तरह जीवन की घटनाओं के शुरुआती अंक भी काम करते हैं। जन्मतिथि या जन्म का समय ये कोई रैंडम संयोग नहीं है। लेकिन समय मापना एक बात है क्योंकि वो भौतिक है, हम उसे देख सकते हैं घड़ियों में। हाँ। लेकिन क्या सच में जन्मतिथि जैसी चीज मतलब किसी के पूरे जीवन को दिशा दे सकती है? ये दावा थोड़ा भारी लगता है। भारी लग सकता है। ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि कोई तारीख मतलब कैसे फैसले ले सकती है। वही तो, एक तारीख कैसे नियंत्रित करेगी? लेकिन अंक विज्ञान ये नहीं कहता कि तारीखें फैसले लेती हैं। वो ये बताता है कि हर अंक एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रीक्वेंसी जैसे रेडियो वाली फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो में खास नंबर सेट करने पर एक खास स्टेशन पकड़ता है, वैसे ही जन्मतिथि के अंक किसी की मूल फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ समय तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ। तो और कहाँ तक जाता है इसका प्रभाव? हमारी पहचान तक, मतलब हमारे नाम तक। पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के जो स्रोत हैं, उसमें नामांक यानी नाम के अंक पर बहुत गहरा जोर दिया गया है। हाँ, मैंने भी स्रोतों में देखा कि नामांक का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। उसमें कहा गया है कि नाम के हर अक्षर का 1 से 9 के बीच एक निर्धारित अंक होता है। बिल्कुल। लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा। सिर्फ 1 से 9 ही क्यों? मतलब कोई और संख्या क्यों नहीं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, गणित की जो मूल संरचना है ना, हाँ, ब्रह्मांड में कोई भी संख्या हो, चाहे वो करोड़ों में हो या अरबों में, जब आप उसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो वो अंततः 1 से 9 के बीच के किसी एक सिंगल डिजिट पर आकर ही रुकेगी। अच्छा, हाँ, ये तो बेसिक गणित है ना? शून्य अपने आप में पूर्णता है, लेकिन जब भौतिक अभिव्यक्ति की बात आती है तो 1 से 9 तक के अंक ही
9 बुनियादी ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। जब किसी कंपनी या व्यक्ति के नाम के अक्षरों के अंकों को जोड़ा जाता है, तो जो सिंगल डिजिट मिलता है, हाँ, वही सिंगल डिजिट उस नाम की कुल ऊर्जा को निर्धारित करता है। ओहो, इसका मतलब है कि नाम की स्पेलिंग में अगर एक मामूली सा भी बदलाव कर दिया जाए तो पूरी ऊर्जा बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। स्रोतों में जॉन को जॉन करने का एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया गया है। मतलब अगर कोई एच हटा देता है तो वो सिर्फ एक अक्षर का हटना नहीं है। सही कहा। उस एच का अपना एक गणितीय मूल्य था। हाँ, और उसके हटने से पूरे नाम का अंतिम योग बदल जाता है। लेकिन क्या सच में मतलब सिर्फ एक अक्षर बदलने से किसी का व्यवसाय या मुनाफा बदल सकता है? इसे ऐसे समझना चाहिए। जब स्पेलिंग में बदलाव होता है तो नामांक बदल जाता है। अगर वो नया नामांक व्यक्ति की जन्मतिथि की फ्रीक्वेंसी के अनुकूल हो जाए तो क्या होता है? तो जो घर्षण या रुकावटें आ रही थी वो कम हो जाती हैं। और पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के शोध में ये कोई हवाई थ्योरी नहीं है। हाँ, स्रोतों में इसे काफी प्रैक्टिकल बताया गया है। बिल्कुल, उन्होंने इसे एक पूरी तरह से व्यवहारिक इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम के रूप में स्थापित किया है। मतलब ये डेटा और ऊर्जा का एक प्रॉपर इंजीनियरिंग मॉडल है। तो चलिए इस इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर ये एक इंजीनियरिंग मॉडल है तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी को नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या फर्म का नया नाम रखना है, तो ये मॉडल कैसे लागू होगा? देखिए, इस प्रणाली में सबसे पहला चरण है इनपुट। इनपुट में क्या क्या आता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं। व्यक्ति का अपना नाम, उसकी जन्म तिथि, जो नई प्रॉपर्टी ली जा रही है उसका संभावित नंबर, अच्छा, वास्तु निर्माण की दिशा या किसी फैक्ट्री का नाम, ये सब कच्चा माल है यानी इनपुट है। सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। यहाँ इन सभी इनपुट्स को अंकों के विश्लेषणात्मक नजरिए से परखा जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि वो आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, ये देखा जाता है कि क्या फर्म का नामांक और मालिक की जन्म तिथि एक दूसरे के अनुकूल हैं? क्या प्रॉपर्टी का नंबर ऊर्जा को बढ़ा रहा है या उसे काट रहा है? और अगर टकराव हो तो? अगर टकराव है तो इसी प्रोसेस चरण में बदलाव किए जाते हैं, जैसे नाम में कोई अक्षर जोड़ देना, वास्तु की दिशा बदल देना या किसी अलग नंबर की प्रॉपर्टी चुनना। और फिर जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अंत में हमें आउटपुट मिलता है। बिल्कुल सही। स्रोतों के अनुसार ये आउटपुट एक निश्चित मुनाफा, सफलता या भाग्यशाली दिनों के चुनाव के रूप में सामने आता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा शक होता है। अच्छा, किस बात पर? मतलब क्या ये मान लेना सही है कि सिर्फ एक अक्षर बदल देने से या सही नंबर की प्रॉपर्टी चुन लेने से एक एकदम खराब बिजनेस मॉडल भी सफल हो जाएगा? ये सवाल बहुत लाजमी है ना? क्या ये कर्म या मेहनत को दरकिनार नहीं कर रहा है? देखिए, ये बहुत तार्किक सवाल है, लेकिन अंक विज्ञान मेहनत का विकल्प कभी नहीं हो सकता। इसे एक सड़क और गाड़ी के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मेहनत वो इंजन है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। हाँ। लेकिन अगर गाड़ी ऐसी सड़क पर है जो पत्थरों से भरी है या दिशा ही गलत है, तो इंजन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। घर्षण बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो प्रोसेस के जरिए नामांक या प्रॉपर्टी नंबर को सही करना उस उबड़-खाबड़ सड़क को एक स्मूथ हाईवे में बदलने जैसा है। अरे वाह। ये घर्षण हटाता है ताकि मेहनत का पूरा आउटपुट मिल सके। ये सफलता को डिजाइन करने का तरीका है, भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं। समझ के। मतलब ये जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रीन पर जो आउटपुट आ रहा है उससे लड़ते रहने के बजाय सीधे पीछे जाकर कोड को फिक्स कर देना। बिल्कुल। जब निवेश केवल ईंट पत्थर में न होकर ऊर्जा के सही गणित में होता है, तो विकास तो स्वाभाविक ही है। सही बात है। लेकिन जब हम भाग्यशाली दिनों या तारीखों की बात करते हैं ना, तो एक और सवाल उठता है। वो क्या? देखिए, जब कोई कहता है कि कोई विशेष तारीख उसके लिए अच्छी या बुरी है, तो एक तार्किक दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है संयोग, कोइंसिडेंस। हाँ, संयोग। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी बातें, ये सारे पैटर्न महज एक इत्तेफाक हो? देखिए, इस संशय का उठना ना विज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगर हम मान ले कि सब कुछ संयोग है, तो फिर किसी चीज की जांच करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। जी। लेकिन ज्योतिषाचार्य रवि रंजन भास्कर के जो शोध हैं और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का जो डेटा है, वो कुछ और ही इशारा करते हैं।
वो क्या इशारा करते हैं? वो बताते हैं कि इतिहास और व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं खुद को दोहराती हैं। इसे स्रोतों में इन्फिनिटी लूप पैटर्न कहा गया है। इन्फिनिटी लूप पैटर्न। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये लूप ये दिखाता है कि जीवन में बड़ी घटनाएं, चाहे वो बहुत सकारात्मक हो जैसे प्रमोशन या नकारात्मक हो जैसे कोई दुर्घटना, हाँ। ये अक्सर उन तारीखों पर होती हैं जिनके अंकों का योग आपस में मेल खाता है। हाँ। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। मतलब घटना अलग हो सकती है, हाँ। लेकिन उस दिन की तारीखों का गणितीय योग पहले हो चुकी किसी बड़ी घटना के योग से जुड़ता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का एक दोहराता हुआ चक्र है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। अच्छा, कैसी समस्या? देखिए, मनोविज्ञान में एक चीज होती है जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इंसान के दिमाग को पैटर्न खोजने की इतनी आदत होती है ना कि वो जबरदस्ती चीजों को जोड़ देता है। हाँ, ये तो है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान सिर्फ उन्हीं गिने चुने दिनों को याद रखे जो उसके लिए अच्छे साबित हुए, और बाकी दिनों को भूल जाए? हाँ, बाकी उन सैकड़ों दिनों को पूरी तरह भूल जाए जब उन अंकों के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, इस मनोवैज्ञानिक बायस से इनकार नहीं किया जा सकता। दिमाग वाकई वही देखना पसंद करता है जो मानना चाहता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि ज्योतिषाचार्य रवि रंजन भास्कर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिना अन्वेषण किए इसे न तो माने और न ही खारिज करें। तो इस बायस को तोड़ने का कोई तरीका बताया गया है स्रोतों में? बिल्कुल बताया गया है। इसी बायस को तोड़ने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्टिविटी का सुझाव है। अच्छा, वो क्या है? सुझाव यह है कि अपने जीवन का डेटा साइंटिस्ट बने। अपने जीवन का डेटा साइंटिस्ट? लेकिन वो कैसे बना जा सकता है? देखिए, तरीका बहुत ही व्यवस्थित है। और एक बात और, विज्ञान में तो किसी चीज को सिद्ध करने के लिए हजारों सैंपल्स चाहिए होते हैं। क्या एक व्यक्ति का अपना निजी डेटा उसे सच में डेटा साइंटिस्ट बना सकता है? ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसे एक ग्लोबल रिसर्च मान रहे हैं, लेकिन यहाँ जो प्रयोग है वो व्यक्तिगत शोध का है। मतलब सिर्फ खुद के लिए? हाँ, बात दिल बहलाने की नहीं है, बल्कि आंखों पर पड़ी पट्टी हटाने की है। सलाह ये दी गई है कि एक डायरी लें। ठीक है, डायरी ले ली। और उसमें पिछले 5 सालों की बड़ी घटनाओं को दर्ज करें। अच्छा, 5 साल का डेटा। हाँ, कोई बड़ी सफलता, कोई नई नौकरी, कोई आर्थिक नुकसान या बीमारी, सब कुछ तारीखों के साथ लिख लें। ठीक है, मान लीजिए कि पिछले 5 साल का डेटा डायरी में लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद शुरू होता है असल तार्किक विश्लेषण। उन सभी तारीखों के अंकों का योग निकालें। महीने, दिन और साल को जोड़कर देखें कि कौन सा सिंगल डिजिट सामने आता है। और जब ये व्यायाम पूरी ईमानदारी से किया जाता है ना, तो दिमाग का वो कन्फर्मेशन बायस टूट जाता है। क्योंकि तब हम अपनी कमजोर याददाश्त पर निर्भर नहीं होते। बिल्कुल। तब कागज पर मौजूद ठोस डेटा आपसे बात कर रहा होता है। आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि आपके जीवन के इन्फिनिटी लूप किन अंकों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अरे वाह! ये महज अंधविश्वास को खारिज करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने ही अनुभवों को तर्क की कसौटी पर उतारने की एक कठोर प्रक्रिया है। ये दृष्टिकोण वाकई मतलब इस विषय को देखने का नजरिया ही बदल देता है ना? हाँ। जब हम घटनाओं को बिखरे हुए टुकड़ों की तरह देखने के बजाय कागज पर एक जुड़ी हुई श्रृंखला के रूप में देखते हैं, तो वो महज संयोग नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं रहता। पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए इनसाइट्स इस बात को पुष्टि करते हैं कि अंक विज्ञान कोई भविष्यवाणियां करने का काम नहीं है। जी, यह तो वर्तमान के डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के लिए एक बेहतर रणनीति बनाने का विज्ञान है। और इस पूरी चर्चा का केंद्र भी तो यही है। ये घटनाओं को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता विकसित करता है। जैसे सिखाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारे जीवन के बीच एक गहरा गणितीय संबंध है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो जीवन के कई संघर्षों को कम किया जा सकता है। तो अगर हम आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा के प्रमुख निष्कर्षों को समेटें, हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहली बात तो ये उभरती है कि समय की सबसे छोटी इकाई में भी जीवन को बदलने की शक्ति है, और वो समय अंकों से मापा जाता है। बिल्कुल सही। दूसरी बात, पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल ये साबित करता है कि नाम या संपत्ति के अंकों में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी ऊर्जा के घर्षण को कम कर सकता है और बड़ी सफलता का मार्ग खोल सकता है। हाँ,
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें घटनाओं का सिर्फ मूक दर्शक बने रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। 5 साल की डायरी बनाकर, अपने डेटा का विश्लेषण करके हम खुद अपने जीवन के पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं। देखिए, इस ज्ञान का वास्तविक मूल्य केवल इसे सुनने में नहीं है, बल्कि इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करने में है। हाँ, अप्लाई करने में। हाँ, जब निवेश से पहले या किसी नई शुरुआत से पहले इन अंकों का सही तालमेल बिठाया जाता है ना, तो सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। ये विज्ञान हमें हमारे निर्णयों पर नियंत्रण वापस देता है। और यही नियंत्रण इस पूरे विषय को इतना शक्तिशाली बनाता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद जरा सोचने वाली बात है, एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस विज्ञान को भविष्य की तकनीक से जोड़ देता है। भविष्य की तकनीक से मतलब? देखिए, आज हमने व्यक्तिगत डायरी और पिछले 5 साल के डेटा की बात की है ना? हाँ, लेकिन सोचिए, अगर ये इन्फिनिटी लूप और अंकीय पैटर्न इतनी ही सटीक और वैज्ञानिक हैं, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और न्यूमरोलॉजी का विलय नहीं हो सकता? अरे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? हाँ। अगर एक एआई सिस्टम को दुनिया के लाखों सफल और असफल लोगों के नामों, जन्मतिथियों और उनके जीवन के पैटर्न्स का डेटा फीड कर दिया जाए, तो क्या मशीन एक इंसान के जन्म लेने से पहले ही उसकी सफलता का 100% सटीक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर लेगी? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और अगर ऐसा हुआ, तो क्या तब हमें अपनी आज की इस अज्ञानता पर अफसोस नहीं होगा कि हमने संख्याओं की इस अदृश्य भाषा को समझने में इतनी देर कर दी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। पर जब कोई नई तारीख सामने आए या किसी नई जगह का चुनाव करना हो, तो उसे केवल एक रैंडम नंबर मानकर आगे बढ़ने से पहले उसके पीछे छिपे उस गणितीय ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करना एक नई और शानदार शुरुआत हो सकती है।